राधे राधे दोस्तों। रीट का पेपर आप सबका अच्छा ही गया होगा। अब हम बात करते हैं रीट के पेपर में जो जो आपके प्रश्न आए वो किस प्रकार से आए और उनके उत्तर भी मैं आपको बताता जाऊंगा और मैंने उनको कौन सी जगह किस वीडियो में कहाँ पर पढ़ाया, उससे संबंधित बात भी मैं आपके सामने यहीं पर बताऊंगा। यह है करके सीखने का सिद्धांत आधारित है। तो इसका जो उत्तर है दोस्तों प्रयोगशाला विधि है। आपको मैंने गणित की शिक्षण विधियां जो पढ़ाई थी उनमें मात्र 1 घंटे की एक क्लास ली थी, शायद वो 1 घंटे की भी पूरी नहीं हुई होगी शिक्षण विधियों की। मात्र एक क्लास में मैंने गणित की सारी शिक्षण विधियां आपको पढ़ाई थी। उस वीडियो में आप जाना 23 मिनट 12 सेकंड की बात करें, 23 मिनट 12 सेकंड पर आप जाना शिक्षण विधियों में इस प्रश्न का उत्तर ऐसा कैसे ही आपको करके सीखने का सिद्धांत आधारित है प्रयोगशाला विधि वहां पर तीसरे या चौथे पॉइंट में मैंने लिखवा रखा है। नेक्स्ट हम बात करें अगला प्रश्न, 5 का परम मित्र अंक। तो वे दो संख्या है जिनका जोड़ 10 हो, वो 5 का परम मित्र अंक क्या होगा? 10 माइनस 5 करो आप, कितना आएगा? 5। तो 5 का परम मित्र अंक क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। वैदिक गणित की भी मैंने मात्र एक क्लास ली थी 35 से 36 मिनट की। उस क्लास में 17 मिनट 45 सेकंड पर आप जब जाओगे, 17 मिनट 45 सेकंड पर, तब आपको ये जो वीडियो है जाकर आप देखोगे 17 मिनट 45 सेकंड पर, तो आपको वैदिक गणित में परम मित्र अंक निकालना भी मैंने सिखाया था। आप वहां पर जाके इसको देख लेना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्रथम 5 प्राकृत संख्या के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत, तो 5 प्राकृत संख्याओं को घनों का योग का जो फॉर्मूला है वो रहेगा n कोष्टक n प्लस 1/2 की होल घात 2। यहाँ से आप निकालोगे 5 कोष्टक 5 प्लस 1 बटा 2 की होल घात 2। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 15 की घात 2 बराबर 225। 225 तो प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का योग है। पूछा क्या है? औसत। संख्याएं कितनी है? 5। तो औसत क्या होगा? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। 225 बटा 5 करोगे आप, आपका उत्तर आएगा 45। 31 मिनट पर संख्या पद्धति की मेरी जो क्लास है उसमें 31वें मिनट पर आप जाके देख लेना। प्रथम क्लास जो थी संख्या पद्धति की, उसमें मैंने वहां प्रथम 4 प्राकृत संख्या के घनों का योग का फॉर्मूले के द्वारा उनका योग बता रखा है। यहाँ पर 5 आ गया, आप 4 को 5 रख के इसका योग निकालते हो और औसत सबको निकालना आता है राशियों का योग बेटा राशियों की संख्या। तो यहाँ से आप 45 आंसर भी कैलकुलेट आसानी से कर लेते हैं। नेक्स्ट हम बात करें लीलावती ग्रंथ के लेखक। ये भी मैंने जो शिक्षण विधियों की क्लास ली थी आपकी गणित की 1 ही घंटे की, उसी में आपको पढ़ाया था भास्कराचार्य। नोट डाल के कुछ पॉइंट लिखाए थे, उनमें चौथा या 5वां पॉइंट है 8 मिनट 12 सेकंड। शिक्षण विधियों की जो आप क्लास लो देख लो मेरी खोल के, 8 मिनट 12 सेकंड पर भास्कराचार्य वहां पर पॉइंट लिखा हुआ है, लीलावती ग्रंथ के लेखक, और वहां पर भास्कराचार्य आपको लिखा मिलेगा। मात्र एक क्लास जो मैंने आपको शिक्षण विधियों की पढ़ाई थी। नेक्स्ट हम बात करें में बड़ी भिन्न है, तो भिन्न की जो आप क्लास है वहां पर भी आप देखना 38 मिनट 43 सेकंड पे एजीटी सवाल मैंने करा रखा है भिन्न की क्लास में। और भिन्न की भी हमने एक ही क्लास ली थी, उसके अलावा मैंने दूसरी क्लास नहीं पढ़ाई थी क्योंकि समय का अभाव था। 1 महीने 1.25 महीने के लगभग पूर्व मैंने चैनल स्टार्ट किया था, तो मेरे बहुत कम समय में आपको जितना बेटर हो उतना बेटर आपको पढ़ाया था। तो अब आप देखो इसको, यहाँ पर कैसे बड़ी भिन्न का पता कैसे लगाना। अंश का अंतर देखो आप, 15 माइनस 13 2, 17 माइनस 15 2, 19 माइनस 17 2। हरों का अंतर देखो, 17 माइनस 15 2, 19 माइनस 17 2, 21 में से 19 गए तो 2। जब अंश और हरों का अंतर समान है तो जो अंश में सबसे बड़ी संख्या रहेगी वही भिन्न सबसे बड़ी रहेगी। तो यहाँ अंश और हरों में अंतर समान है, तो अंश में सबसे बड़ी संख्या क्या है? 19। तो 19 बटा 21 वाली जो भिन्न रहेगी यह सबसे बड़ी रहेगी। यह भी आप 38 मिनट 43 सेकंड पर जाना भिन्न वाली क्लास में, वहां पर आपको प्रश्न मिलेगा। सेम प्रश्न नहीं है, बस संख्या थोड़ी सी चेंज है, बाकी एज इट इज मैंने पूरा बताया था किस प्रकार से। इसमें कंडीशन रहती है जो अंश में जो अंतर रहता है वो या तो ज्यादा हो या बराबर हो हर के अंतर के। जब अंश और हरों में अंतरों की बात करें, हर के अंतर थे 2 2 2, यहाँ अंश के अंतर भी 2 2 आ रहे हैं, तो अंश और हर का अंतर यहाँ बराबर आ रहा है। तो कंडीशन है जो अंश में सबसे बड़ी संख्या रहेगी वही भिन्न सबसे बड़ी भिन्न होगी। तो अंश में सबसे बड़ी 19 है, तो 19 बटा 21 वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करो। गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन या मस्तिष्क में तर्क की आदत का स्थापित होती है। यह किसने कहा? जॉन लॉक ने कहा था। आपके शायद ऑप्शन में बस लॉक था तो भी चलेगा क्योंकि लॉक यही इसका पूरा नाम है। लॉक आपके ऑप्शन में आया होगा। 34 मिनट 34 सेकंड शिक्षण वीडियो की क्लास में आप जाना, 34 मिनट 34 सेकंड पर उसको चलाना।
यह वाली जो परिभाषा है, मैंने शिक्षण वीडियो की क्लास जब ली थी, एक ही क्लास ली थी, उसमें लास्ट में मैंने सारी परिभाषाएं लिखाई थी इंपोर्टेंट। वो शायद 4 से 5 मिनट में मैंने आपको सारा समझा भी दिया था। और मैंने कहा था इन परिभाषाओं को आप 4-5 बार देख लेना, इस वीडियो को लास्ट में लाके। एक आध प्रश्न हमेशा आता है, ये जॉन लॉक वाला प्रश्न, ये ऐसी की ऐसी परिभाषा उसमें लिखी हुई है। मस्तिष्क में तर्क और आदत स्थापित होती है, वहां पर मैंने पढ़ाया था। मात्र एक क्लास ली थी आपके शिक्षण वीडियो की दोस्तों, उसमें से भी 3 प्रश्न एजीटीज आए। अब देखो, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन कितने वर्ष में अपने आप का 3 गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज की क्लास देख लेना 20 मिनट पर। सवाल सेम तो नहीं है, लेकिन इसी सवाल से रिलेटेड सवाल वहां पर हो रहा है। वहां पर अपना जो दर थी, वहां पर मैंने दर निकाली थी, समय आपको दिया हुआ था। यहां पर हमें दर दे रखी है और समय हमें निकालना, बस इतना सा डिफरेंस है। और ये इस बारे में मैंने वहां पर डिस्कस भी किया था कि प्रश्नों में थोड़ा सा उलटफेर हो सकता है, बस आपको करना इसी विधि से। और मैंने वहां पर सिखाया भी था कि आपको मानना है। माना वह धन कितना है, 100 रुपए है। अपने आप का 3 गुना हो गया। 3 गुना हो गया तो मूलधन अगर 100 रुपए है तो मिश्र धन कितना हो गया, 300 रुपए, क्योंकि अपने आप का कितना गुना हुआ, 3 गुना हुआ। तो यहां पर अगर रुपए मिश्र धन 300 तो ब्याज की बात करें तो ब्याज कितना आ जाएगा। अगर मैं इन 300 में से 100 को घटा दूं तो 200 रुपए क्या हो गया, ब्याज हो गया। अब आपके पास ब्याज है, मूलधन है, दर है, निकालना क्या है, समय है। ब्याज बराबर होता मूलधन गुणा दर गुणा समय। मूलधन 100, दर 10, समय t निकालना है बटा 100 होता है। 100 से 100 कट गए, 1 0 से 1 0 कट गई, तो t बराबर 20, मतलब समय बराबर कितना आ गया, 20 वर्ष। ये आपका उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये सवाल भी आप देख लेना। साधारण ब्याज की 20वीं मिनट की एक ही क्लास ली थी साधारण ब्याज की भी, उसमें भी 20 मिनट पे जाके आप देख लेना, सवाल मैंने करवा रखा है। 16 व 36 का एलसीएम व एचसीएफ का अनुपात ज्ञात करो। ठीक है, तो देखो 16 के गुणनखंड कर दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। फिर आए 36 के गुणनखंड करो, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ से आया 2 की घात 4, यहाँ से आया 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2। मैंने आपको बताया था एलसीएम तो जो वह मिनिमम घात जो दोनों में है, 2 की घात 2 इसमें है, इसमें 2 की घात 4 है, इन दोनों में सबसे कम क्या है, 2 की घात 2। तो अगर हम एचसीएफ की बात करें, एचसीएफ तो रहेगा, इन दोनों में मिनिमम घात क्या है, 2 की घात 2, मतलब 4। एलसीएम की बात करें तो हर एक संख्या की अधिकतम घात उठानी, तो यहाँ पर 2 ही संख्याएं यूज हुई, एक तो 2 और एक 3। तो हर एक संख्या की अधिकतम घात क्या है, 2 की घात 4 और 3 की घात 2, ये क्या अधिकतम घात है। तो यह तो हो गया एलसीएम। और एचसीएफ होता है वह संख्या जो दोनों में हो और उसकी कम से कम घात, 2 की घात 4 2 की घात 2, 2 दोनों में है, कम से कम घात क्या है, 2 की घात 2, तो 2 की घात 2 मतलब 4। यहाँ का एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया। अनुपात निकालना है, एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएफ करना है। मैं एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएफ करूँ, एलसीएम आया 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 2, एचसीएफ आया था 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 की घात 4 ऊपर कटेगा तो कितने बचेगा, 2 की घात 2 गुणा 3 की घात 2, 2 2 4 गुणा 3 4 9, 9 चौक 36, 36 आया एलसीएम बटा एचसीएफ कितना आया, एलसीएम डिवाइड बाय अगर मैं एचसीएफ करूँ तो 36 बटा 1, मतलब 36 अनुपात 1 इसका आंसर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, एलसीएम डिवाइड बाई एचसीएफ 36 अनुपात 1। यह आप प्रथम 8 मिनट एलसीएम एचसीएफ की जो मैंने क्लास ली थी वह भी एक ही क्लास ली थी, उसके प्रथम 8 मिनट में यहाँ पर 16 और 36 दो संख्या दे रखी, मैंने 3 संख्या लेके और एलसीएम एचसीएफ निकालना सिखाया था। उन तीनों संख्याओं का ऐसे मैंने गुणनखंड लिख के एलसीएम एचसीएफ निकाला था, एलसीएम भी निकाला था, एचसीएफ भी निकाला था। जब दोनों आपको निकालना आ गया तो अनुपात ही तो पूछा है, यहाँ एलसीएम व एचसीएफ का पूछा तो आपने एलसीएम ऊपर ले लिया और एचसीएफ नीचे लेके उसका अनुपात निकाल लिया। अगर इसका विपरीत पूछते तो आप उसको विपरीत कर देते। पी बराबर 1.27 के ऊपर बार का मान होगा, 1.27 के ऊपर बार, यह भी आपको बताया था। ऊपर कितने संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 नीचे लिख दो। इसको अगर मैं सरल करूँ 99 एकम 99 और 27, 126 बटा 99। इसको और सरल करें, अगर हम इसको 9 से काट दें तो 9 एकम 9 और 9 चौक 36, 9 एकम 9 और 9 एकम 9 14 बटा 11। आपके ऑप्शन में किस प्रकार से उत्तर दे रखे थे आप वहाँ देख लेना। भिन्न व दशमलव संख्या की जो क्लास ली थी, मात्र एक क्लास 11 मिनट 15 सेकंड पर जाके आप सवाल देख लेना। वहां पर जो मैंने कराया था वो 1.67 के ऊपर बार था, यहाँ 1.27 के ऊपर बार है। यह सवाल मैंने करवाया था 1.67 के ऊपर बार वाला, यहाँ 1.27 के ऊपर बार आए। ये मात्र एक क्लासें जब पढ़ाई थी, क्योंकि समय का अभाव था इसलिए मैं आपकी न्यूमेरिकल से संबंधित क्लासें नहीं ले पाया था। फिर भी मैंने थ्योरेटिकल क्लासेस इस प्रकार से कवर करी थी कि आपके मैक्सिमम सवाल उनसे बैठे। एक कोण अपने पूरक कोण का 2 गुना है, पूरक कोण का मान ज्ञात करो। माना वह कोण क्या है,
एक्स है तो पूरक कोण क्या हो गया 90 माइनस एक्स। अब क्या कह रहा है, एक कोण अपने पूरक कोण का दुगना है, तो 2x बराबर क्या है 90 माइनस एक्स। वह कोण जो हमने माना ना x, वो क्या है उसके पूरक कोण का क्या है दुगना है। तो यहां से हमने 2x बराबर क्या करा 90 माइनस एक्स, तो 3x बराबर क्या आ गया 90। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई 30 डिग्री। तो x की वैल्यू 30 डिग्री और पूछा क्या पूरक कोण पूछा है दोस्तों, याद रखना यहाँ पूछा पूरक कोण है, तो पूरक कोण क्या होगा 90 माइनस 30। एक्स की वैल्यू में यहां पर पुट कर दूं बराबर 60 डिग्री। इसका उत्तर आएगा 60 डिग्री। 1 घंटे 4 मिनट, 1 घंटे 4 मिनट पे ज्यामिति वाली क्लास में देख लेना, प्रश्न भी यही है, एज इट इज प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न में भी कोई चेंज नहीं है, ऐसा का ऐसा ही प्रश्न वहां पर लिखा हुआ है। 1 घंटे 4 मिनट की क्लास पे आप चला जाना, मैंने प्रश्न ऐसा कैसे ही लिखा था, एक कोण अपने पूरक कोण का दोगुना है, पूरक कोण का मान ज्ञात करो। सेम टू सेम प्रश्न आया, उत्तर अपना भी 60 था, क्योंकि प्रश्न ही वही है तो उत्तर क्यों चेंज होगा। और मैंने वहां आपको शायद ये बात भी बहुत गौर करके बताई थी कि आपको पूरक कोण का मान पूछा है, एक्स का मान नहीं पूछा। बहुत से जल्दबाजी में 30 डिग्री निकाल के पहला ऑप्शन 30 डिग्री देते हैं, उसको टिक करके आगे निकल जाते हैं। मैंने ये बात भी वहां पर आपको बहुत सी बार बताई थी। मात्र ज्यामिति की जो फर्स्ट क्लास है उसका 1 घंटे 4 मिनट पे सेम प्रश्न एज इट इज, कोई डिफरेंस नहीं, ये का यही प्रश्न सीधा उठ के आ गया। अगला देखो आप, यह जो ज्यामिति की क्लास ली थी 1 घंटे 4 मिनट का जो प्रश्न आया था ये वाला, इससे जस्ट पहले मैंने ये वाला प्रश्न करवाया था इसी टाइप का। यहां पर बस ये एक्स की वैल्यू चेंज हुई है, सेम टू सेम आप 1 घंटे 1 मिनट पे जाकर निकाल लेना उसी क्लास को ज्यामिति वाली पे, यह प्रश्न आपको वहां पर मिल जाएगा। कोण एओबी निकालना है, हमें पता है ये एबीसी एक सरल रेखा, तो इन तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 5x प्लस 3x माइनस 2 प्लस x प्लस 2 बराबर 180 डिग्री। यहां से हम कैलकुलेट करें तो 9x बराबर आ जाए 2 से 2 कट के 180, x की वैल्यू आएगी 20 डिग्री। निकालना क्या है कोण एओबी, एओबी कितना है 5x है, x अपन को पता है 20 डिग्री आया, तो कोण एओबी कितना है 5x। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कोण एओबी बराबर कितना है 5x, x हमें 20 डिग्री पता है, तो 5 गुणा 20 कर दो बराबर 100 डिग्री। तो इसका प्रश्न का उत्तर कितना हो गया 100 डिग्री, इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आप ही लोगों के द्वारा बताए हुए प्रश्न है, जो मैसेजों के द्वारा या दोस्तों के द्वारा पता चले हैं, तो उनको मैं यहाँ पे सोल्व करवा रहा हूँ। किसी किसी प्रश्न में कुछ 19-20 हो सकता है, प्रश्न की लैंग्वेज कुछ अलग चेंज हो, लेकिन आंसर लगभग यही होंगे। फिर भी हम बातें कर लेंगे, धीरे धीरे और प्रश्न पता चलेंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको सोल्यूशन करवा दूंगा। ये देख लेना आप प्रश्न, 1 घंटा 1 मिनट की क्लास है ज्यामिति वाली। बस एक्स के मान ही यहाँ पर ये 1 2 3 ये इन चीनों ये चीज ही अलग हुई है, लगभग वही सवाल है। अब बात करें 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो। 5 मिनट 24 सेकंड की बात, औसत की क्लास देख लेना, औसत की पहली क्लास में 5 मिनट 24 सेकंड पे मैंने इस प्रकार का प्रश्न करा रखा है। औसत 23 है, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत क्या है 23 है। तो देखो 4 लगातार सम संख्या, एक x ले लेता हूँ, एक x प्लस 2 ले लेता हूँ, फिर x प्लस 4 आ जाएगी, और x प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, क्योंकि सम संख्याओं में 2 का अंतर रहता है। ठीक है, x प्लस 2 x प्लस 4 x प्लस 6, 4 लगातार सम संख्याओं का औसत पूछा है, तो लगातार है तो औसत क्या रहेगा वो भी मैंने आपको लिखा था, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 क्या होता है औसत होता है। तो औसत क्या है 23 हमें पता है, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 करा तो औसत हमें 23। ये भी मैंने आपको वहीं सिखा लिया था, 5 मिनट 24 सेकंड की क्लास जाके देखना आप एक बार। यहाँ पर अब अगर हम इसको सोल्व करें तो 2x प्लस 6 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 23। यहाँ से हम निकाले तो 2x प्लस 6 बराबर आ जाएगा 46, 2x बराबर आ जाएगा 40, x की वैल्यू आएगी 20, x क्या आया 20, और पूछा क्या है 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या x बराबर 20 आ गया, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है x प्लस 6, तो यहां से निकाला तो 20 प्लस 6 बराबर क्या हो गया 26, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा 26 उत्तर हो जाएगा। 4 लगातार सम संख्याओं का औसत 23 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या आ जाएगी 26 आ जाएगी। यहीं से देख लो आप x प्लस 6 बाई 2 बराबर 23, ये इसका फॉर्मूला था, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटा 2 करेंगे, अगर लगातार सम संख्या दे रखी तो औसत आता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 5,52,21,325 को अंकों में लिखो। संख्या पद्धति की एमसीक्यू वाली क्लास ली थी, एक ही क्लास ले पाया था समय के अभाव की वजह से, वहां पर 36वें मिनट पर जाके मैंने आपको इस प्रकार की संख्याओं को अंकों में कैसे लिखते बताया था। देखो पीछे क्या है 25, ऐसे कैसे लिख लो, 300 325 बना दिया, 21,000 21,325, ये हो गया 21,325। आगे क्या था 52 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख आए, 52 ऐसे कैसे लिख दो। आगे 5 करोड़, ये लो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 5 करोड़ 52,21,325, ये लो आपका उत्तर हो गया।
बहुत आसान तरीके से मैंने वहां पर लिखना बताया था, अगर आपको घुमा भी देते तो भी आप कंफ्यूज नहीं होते। और वो सवाल थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला था, आप यहाँ पर 36 मिनट पे जाके वीडियो देख लेना संख्या पद्धति का, आपको ये प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। 60 और 80 के बीच अभाज्य संख्याओं का योग है। संख्या पद्धति में 9 मिनट 30 सेकंड की क्लास थी। 9 मिनट 30 सेकंड में संख्या पद्धति में अभाज्य संख्याओं के बारे में बताया था। क्योंकि अभाज्य संख्या तो अनंत होती है, इसलिए मैंने ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल तो नहीं बताए थे, लेकिन वहां पर बता जरूर दिया था कि इस प्रकार से अभाज्य संख्या रहती है, तो आपको उनका उससे संबंधित प्रश्न आएगा तो आप अभाज्य संख्याओं को निकाल कर करें। अब यहाँ से 60 से 80 दे रखा, अगर ये 80 से 100 दे देते तो प्रश्न तो अनंत बन सकते हैं, तो उनकी तो संभावना है नहीं कि आप एज इट इज वैसे ही लिखे। लेकिन 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्याएं थी, तो अभाज्य संख्या मैंने आपको निकालना बताया था। अभाज्य संख्या आ जाएगी 61, 67, 71, 73 और 79। ये 1 2 3 4 5 अभाज्य संख्या इसके बीच में आई, इनका अगर हम जोड़ निकालें तो आएगा 351। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हम बात करें, आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है। तो मान ला लंबाई चौड़ाई से क्या अधिक है, 10 मीटर अधिक। 1 मीटर तार लगाने का खर्च कितना है, 15.5 रुपये, कुल खर्च 1550 रुपये। तो आयताकार मैदान का हम परिमाप निकाल लेते हैं पहले। तो परिमाप आ जाएगा 1550 बटा 15.5, क्योंकि 1 मीटर का खर्चा है, इसको काटा तो कितना आया 100 मीटर। 100 मीटर तो आ गया आयत का परिमाप। हमें क्या पता है आयत का परिमाप क्या होगा, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, वो कितनी है 100। तो यहाँ से लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी आएगी 50 आएगी। और हमें दे के रहा लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर अधिक है, लंबाई माइनस चौड़ाई दे रखी है हमें 10। लंबाई प्लस चौड़ाई 50 है, लंबाई माइनस चौड़ाई कितनी होगी 10 है। तो यहाँ से हम अगर लंबाई निकाले तो लंबाई तो आ जाएगी 30, चौड़ाई कितनी आ जाएगी 20। ठीक है, तो लंबाई 30 आएगी, चौड़ाई आएगी 20। क्या पूछा हमें, आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से 10 मीटर है तथा एक तार का लगाना, तो लंबाई ज्ञात करो। तो लंबाई कितनी आ जाएगी 30 मीटर। 30 मीटर इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। ये इस प्रकार के आयताकार वाले ये प्रश्न जो है ये आपको ज्यामिति में पढ़ा दिए गए थे, ये बिल्कुल बेसिक से प्रश्न आए, इनमें कोई दिक्कत नहीं। 2 दर्जन पेनों का मूल्य 120 रुपये, तो 35 रुपये में कितने पेन खरीदे जा सकते हैं। ये तो वो प्रश्न है जिनको आपको पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं, क्योंकि ये तो दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न है। 120 रुपये में 2 दर्जन मतलब 2 गुणा 12, 24 पेन आ रहे हैं। शायद यहाँ 2 दर्जन की जगह 4 दर्जन था आपके प्रश्न में, यहाँ पर आप देख लेना, यहाँ पर 4 दर्जन पेन था, 2 दर्जन पेनों की जगह 4 दर्जन पेन था। तो 4 दर्जन अगर पेन है, उनका मूल्य कितना है 120 रुपये, तो 4 गुणा 12 करा, मतलब 120 रुपये में 4 गुणा 12 कितने पेन आए 48 पेन आए। तो 120 रुपये में कितने पेन आए 48 पेन आए। अब पूछ कितना रहा 35 रुपये में कितने पेन आएंगे, तो 120 में 48 आए तो 35 में कितने आएंगे 48 बटा 120 गुणा 35, 12 से काटा 12 दही, 12 से 12 चौक 48, 5 से काटा 5 दूना 10, 5 से काटा 5 7 35, 2 से 4 कट गए, 2 बार कितना है 14 पेन। क्या उत्तर आया आपका 14 पेन, इसका क्या रहेगा उत्तर रहेगा। ये प्रश्न तो एक तरह से यूं समझ लो आप दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न है, तो बिना पढ़े हुए भी कर सकते हो आप। मिड डे मील में प्रति बालक प्रतिदिन 150 ग्राम चावल और 100 ग्राम गेहूं खा लगता है। तो 150 ग्राम तो खाते हैं चावल और 100 ग्राम खाते हैं गेहूं, मतलब रोज कितना खाते हैं 250 ग्राम खाते हैं। तो 60 बालकों के 30 दिन का कितना अनाज लगेगा, 250 ग्राम रोज खर्च हो रहा है, बालक 60 है, दिन कितने हो गए 30 हो गए। ठीक है, अब आपके शायद इसमें उत्तर जो था ABCD में वो किलोग्राम में था, तो एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो ये ग्रामों में आता है, इसमें 1000 का भाग दे दो 3, 1 2 3, 25 गुणा 18। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो आएंगे 450 किलोग्राम। तो कितना अनाज लगेगा 450 किलोग्राम, आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखो, 12 पैकेट पेंसिल का मूल्य 362 रुपये और 76 पैसे है, तो एक पैकेट पेंसिल का मूल्य। अब इस प्रकार के प्रश्नों में कौन सी प्रश्नावली आप पढ़ो, ये तो बिल्कुल दैनिक जीवन से संबंधित प्रश्न कक्षा 5 के लेवल के। अब 12 पैकेट का मूल्य देखो 362.76 है, 362.76, 362 रुपये 76 पैसे। तो 12 पैकेट का मूल्य है, तो एक पैकेट का पूछा, तो इसमें मैं 12 का भाग दे दूं, एक का जाएगा, इस दशमलव को हटा के नीचे 2 जीरो लगा दो, इसको 12 से काट लो, 12 में 24, 12 36, 2 में भाग टूट के 0, 12 में 12, 12 दूना 24, बच्चे कितने 3, 12 36 बट्टा कितना आगे 100 आगे। ठीक है, मैंने इसको 12 से काटा, तो 100 क्या आए तो 30.23, 30.23 एक पैकेट का पेंसिल का मूल्य हो गया 30.23। तो आपका उत्तर कितना आ गया इसका 30.23, आपका क्या रहेगा उत्तर रहेगा 30.23 रुपये या 30 रुपये 23 पैसे।
नेक्स्ट देखो, एक किसी वर्ग की भुजा 1/3 कर दी जाए तो क्षेत्रफल। अरे भुजा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। अब वहां क्या कर रखा है, किसी वर्ग की भुजा 1/3 कर दी, तो भुजा 1/3 कर दी तो 1/3 हो गया। 1/3 का स्क्वायर करा तो कितना हो गया? उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। प्रश्नों में थोड़ा सा अंतर हो सकता है। बहुत से दोस्त यहाँ कह रहे हैं कि इस प्रश्न में थोड़ा सा डिफरेंस है, कुछ अलग तरह से था। प्रश्न जैसा भी था, मेरे पास जिस प्रकार का प्रश्न है उसका उत्तर मैं बता रहा हूं। किसी वर्ग की भुजा को 1/3 कर दिया, भुजा 1/3 होगी तो चूंकि क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो अगर मैं 1/3 का स्क्वायर करूं तो 1/9, तो जो क्षेत्रफल रहेगा वो क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, ये जो संख्या थी इनको जोड़ना था। इनको जोड़ने का तरीका आप पहले भी छोटी क्लासों में पढ़ा होगा। इन सबका एलसीएम लेते हैं हम, तो एलसीएम आ जाएगा 840। 20 से 840 कटेंगे 42 बार, 30 से काटेंगे तो आएगा 28 बार, 42 से इनको काटेंगे 840 को तो कटेगा 20 बार, और 56 से इसको काटेंगे तो ये कटेगा लगभग 45 बार। ठीक है, इस प्रकार से कुछ कैलकुलेशन यहाँ पर आएगी आपकी। लगभग 42 में इसको काटता हूँ 20 बार, और 56 से अगर हम इसको काटेंगे तो 45 बार। अब यहाँ पर अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ऊपर तो आता है 105, यहाँ पर 45 नहीं होके 56 से हम इसको काटेंगे तो कैलकुलेट करेंगे 1 मिनट। यहाँ पर आए 20, और इसको मैं कैलकुलेट करता हूँ कितना आ रहा है? 42 और 28, 50, 60, 70, 80, 90, ये आएंगे 15 बार। 56 से इसको हम काटेंगे तो 15 बार आएंगे। ठीक है, क्योंकि 15 छंगी 90 की 0, 15 15 15 5 75 और 9 75, ये आगे 105/840। इसको अगर हम कैलकुलेट करें 105/840 को, इसको अगर मैं काटूं तो देखो आप कितना आएगा? 1/8 आएगा। इस 1/8 को हम क्या लिख सकते हैं? इस 1/8 को हम लिख सकते हैं 0.125, 0.125। तो इसका क्या आएगा? 0.125। ये ऑप्शन में या तो ये होगा, ये नहीं होगा तो 1/8 दिया हुआ होगा। तो इन दोनों में से जो भी आपको दे रखा हो उस ऑप्शन पे आप टच कर देना। 0.125 इसका क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, एक वस्तु 1260 रुपये में खरीद कर 1197 में बेचा गया, हानि प्रतिशत ज्ञात करो। मैं आपको लाभ हानि नहीं पढ़ा सका था, क्योंकि एक महीने में आपको मैंने सारी शिक्षण विधियाँ पढ़ाई, उसके बाद हमने पूरी गणित पढ़ी, तो एक टॉपिक हमारे पास गणित में लाभ हानि का रह चुका था। लेकिन फिर भी इसका जो सवाल आया वो बिल्कुल आसान आया था, दैनिक जीवन से संबंधित ही समझो। 1260 रुपये में आपने कोई एक वस्तु खरीदी और 1197 में बेची, तो हानि प्रतिशत क्या? आपने खरीदी महंगी, बेची सस्ती, तो आपको हानि हुई ये तो पता चल गया, पर हानि कितनी हुई? खरीदी कितने में थी? 1260 में, बेची कितनी? 1197 में। ये खरीदी ये बेची, कितना अंतर आया इन दोनों का? 63 रुपये। ये 63 रुपये की हमें क्या हुआ? हानि हुई या फिर नुकसान हुआ। अब जो हानि का परसेंट होता है वो क्रय मूल्य पे होता है, तो 63 बटा खरीदी कितने में थी? 1260, ये क्रय मूल्य है, गुणा 100, इसको निकालो, 10 से 10 कट गई, 63 से 126 दो बार कटे, 2 से 10 कटे 5, तो 5% की क्या हुई? हमें हानि हुई। तो इसका उत्तर क्या हो गया? 5% हो गया। ठीक है दोस्तों, ये आपकी क्लास मैंने ले ली है। जो भी मेरे पास प्रश्न आए थे रीट से संबंधित, जो आपके पेपर में आए वो वाले, रेट के जो पेपर में जितने प्रश्न आए थे लगभग मेरे पास इतने ही प्रश्न आए, तो मैंने इनका आपको सोल्यूशन बता दिया। और प्रश्न आएंगे तो एक आध छोटी क्लास और ले लेंगे, बचे हुए प्रश्नों का सोल्यूशन उसमें बता देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको वो प्रश्न भी बताए जो मेरे द्वारा पढ़ाई गई थ्योरी से आए। कुछ टॉपिक जो मैंने पढ़ाए नहीं, जैसे लाभ हानि, उसका क्योंकि मेरे पास समय कम था, एक ही मात्र टॉपिक मेरे पास लाभ हानि बचा था जो मैंने आपको पढ़ाया नहीं था। इससे और भी कुछ क्वेश्चन आए तो मेरे पास अभी आए नहीं, ये प्रश्न आया था इसलिए मैंने इसका सोल्यूशन आपको बता दिया है। अब हम मेंस की तैयारी करेंगे आगे, और मेंस में मैं सबसे पहले आपको जो है वो विज्ञान के बारे में पढ़ाऊंगा, जिसमें ये अम्ल क्षार लवण सामान्य विज्ञान के जो है इनसे हम शुरुआत करेंगे। फिर उसके बाद हम आईसीटी और ये पढ़ेंगे, जिसमें आप आईटी से संबंधित, कंप्यूटर और इससे संबंधित और सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित क्लासें रहेगी। उसके बाद फिर मैं मैथ पढ़ाऊंगा। और अब तो हमारे पास पर्याप्त समय रहेगा। अब जो क्लासें रहेगी वो इस प्रकार की रहेगी कि प्रश्न आपकी क्लासों से बाहर ही नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, मिलते हैं अब आगे आपको मेंस की तैयारी के साथ।